आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मुझे इतना प्रोत्साहित कर रहे हैं और फिर से वीडियो बनाने के लिए कह रहे हैं। तो आज उसी क्रम में मैं इकोनॉमिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर आर्थिक शब्दावली इकोनॉमिक ग्लोसरी शुरू करने जा रहा हूँ। बिना आर्थिक शब्दावली के आपका इकोनॉमिक्स अधूरा है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में आप जितना भी चैप्टर पढ़िएगा उसमें ये सारे टर्म आएंगे ही आएंगे। इसलिए आप लोग इसे अच्छे से पढ़िए और ताकि हम इकोनॉमिक्स को अच्छा से पढ़ाएं तो आप लोग इसे समझ सकें। इकोनॉमिक्स में बहुत सारे टर्म हैं, हेलीकॉप्टर मनी, एम्बार्गो, डंपिंग, मोनोपोली, यानी इसे करते करते मैं 5 से 6 वीडियो बनाऊंगा तब ये जाके खत्म होगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसे 1 या 2 दिनों में खत्म कर दूं, इसलिए तो आज रात को भी मैं अपना पहला वीडियो रात को बना रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं और आशा करते हैं कि आप इससे बहुत लाभान्वित भी होंगे और कमेंट भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। अभी जो सबसे चर्चित इकोनॉमिक ग्लोसरी है वो है हेलीकॉप्टर मनी। ये चर्चा में आया हुआ है हेलीकॉप्टर मनी। आखिर हेलीकॉप्टर मनी है क्या? क्या कोई हेलीकॉप्टर से पैसा गिरा देता है? तो जी नहीं, हम बताते हैं हेलीकॉप्टर मनी क्या है। हेलीकॉप्टर मनी की चर्चा अचानक इसलिए हो गई क्योंकि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने आरबीआई से हेलीकॉप्टर मनी पद्धति अपनाने के लिए बोला। आखिर हेलीकॉप्टर मनी क्या है? तो आरबीआई ने हेलीकॉप्टर मनी अपनाने की अभी ऐसी कोई बात नहीं की है, लेकिन चर्चा का विषय इसलिए इसे समझा जाए। हेलीकॉप्टर मनी मौद्रिक नीति का एक अपरंपरागत तरीका है जिसमें आरबीआई बहुत सारी मुद्राएं छापकर, अतिरिक्त नोट छापकर सरकार को देती है और सरकार उसे लोगों में बांट देती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो आरबीआई पैसा सरकार को दे रही है, सरकार लोगों को दे रही है, ये पैसा किसी को लौटाना नहीं पड़ता है। यानी जब आरबीआई सरकार को देगी तो सरकार ही नहीं लौटाएगी, और जब सरकार लोगों में बांटेगी तो लोग भी इसे नहीं लौटाएंगे। तो एक तरह से ये क्या होता है, यही जो प्रक्रिया है उसे हम लोग बोलते हैं हेलीकॉप्टर मनी। लेकिन भारत में हेलीकॉप्टर मनी लाने के कुछ सकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं और नकारात्मक प्रभाव भी। ये अभी आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे पहले पढ़ते हैं हेलीकॉप्टर मनी। हेलीकॉप्टर मनी का नियम प्रतिपादन करने का श्रेय अमेरिकी अर्थशास्त्री मिल्टन फील्ड को जाता है, लेकिन इसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय अमेरिका का फेडरल बैंक के एक है व्यक्ति जिन्हें बेन बर्नांके ने बनाया। इसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय इन्हें ही जाता है। अब बात करते हैं हेलीकॉप्टर मनी के क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे, क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। सबसे पहली बात, सकारात्मक प्रभाव में सरकार के खर्च को बढ़ावा मिलेगा, लोगों के पास पैसा आएंगे तो वो बाजार में उसे खर्च करने के लिए भी आएंगे। अब बात करें अगर नकारात्मक की, तो नकारात्मक बात में बाजार में अचानक पैसा आने से महंगाई बढ़ भी सकती है। और सबसे बड़ी बात कि अगर हम जितने भी लोगों को, गरीब को पैसा दे रहे हैं या किसी को भी पैसा दे रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि वो उसे बाजार में खर्च करे, उसे वो अपने पास भी तो रख सकते हैं। इसलिए ये सब बहुत सारी नकारात्मक बातें भी हैं जो इस पद्धति को लाने में बाधक है। तो इसे एक बहुत अच्छा नोट्स बनाइए अगर आप समझ गए तो, क्योंकि आने वाले एग्जाम, जितने भी एग्जाम में दरोगा, बीपीएससी, पीटी या कोई भी रेलवे, ये सब में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाएगा, हेलीकॉप्टर मनी। अब बात करते हैं एम्बार्गो की। एम्बार्गो, जब कोई देश या कुछ देश मिलकर किसी विशेष देश के साथ अपना व्यापार बंद कर लेते हैं, या एक तरह से दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि बंदरगाह पर प्रतिबंध लगा देते हैं, ना हम उसे आयात करेंगे ना उसका निर्यात करेंगे, तो उसे एम्बार्गो कहा जाता है। जैसा अभी स्थिति चाइना के साथ बन रही है। एम्बार्गो के कारण चाइना पर बहुत सारे देश कुछ उसे आर्थिक पनिशमेंट भी दे सकते हैं। अभी वो कुछ देश ने पैसा का भी क्लेम उन पे ठोक दिया है। अब बात करते हैं डंपिंग की, जिसका हिंदी होता है राशि पतन। डंपिंग क्या होता है? जब कोई देश अपने यहाँ की वस्तुएं, या घटिया वस्तुएं भी कह सकते हैं, अपने यहाँ की वस्तुएं अपने घरेलू बाजार में ना बेचकर पड़ोसी देश में बहुत ही कम कीमत पे बेचते हैं, तो उसे डंपिंग कहा जाता है। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, चाइना भारत में क्या कर रहा है, अभी सबसे ज्यादा डंपिंग कर रहा है। कैसे? तो बहुत सारे वो, जैसे आपने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक, कभी हम लोग एवर रेडी बैटरी का यूज करते थे, एवर रेडी टॉर्च का यूज करते थे। अभी चाइना क्या कर रहा है कि सस्ते सस्ते दामों पे आपको लाइट दे रहा है, सस्ते सस्ते दामों पे आपको टॉर्च दे रहा है।
तो वो क्या करता है, सस्ते दामों पर वो चीज़ भारत के घरेलू अर्थव्यवस्था को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। वो सस्ते दामों पर भारत में बेचता है अपने यहाँ की घटिया वस्तुएं। इसलिए तो कहा गया है चाइना का जो जितना भी सामान होता है चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक। इसलिए चाइना अभी ऐसा उसका कोरोना है कि चांद तक भी नहीं चल रहा है ना ही शाम तक, 14 दिन 1-1 2-2 महीना कब तक चलेगा भगवान ही मालिक है। अब बात करते हैं डंपिंग की, यानी इसका सीधा यही डिफिनेशन आपको रखना है कि जब कोई देश अपने यहाँ की घटिया वस्तुएं अपने यहाँ ना बेचकर दूसरे देश में, पड़ोसी मुल्क में सस्ते दाम पर बेचता है तो उसे डंपिंग कहा जाता है। चाइना अभी इसलिए भी चर्चित है, अभी ये करंट वर्ड है, मैं इस पर भी चर्चा करना चाहूंगा एपीआई कि यह क्या है, उस पर उसके बाद मोनोपोली ओलिगोपोली पर चर्चा करेंगे। एपीआई जो वर्ड है वो दवा उद्योग से संबंधित है और इसका फुल फॉर्म होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। यानी अब प्रश्न आता है कि इसका फुल फॉर्म तो एग्जाम में आपको पूछ सकता है, जिसका फुल फॉर्म होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ये होता क्या है एपीआई? जैसे किसी भी दवा को बनाने के लिए जिन पदार्थों की जरूरत होती है उसे एपीआई कहा जाता है। जैसे मेटासिन दवा बनाने के लिए एपीआई क्या है, पैरासीटामोल। तो भारत जो है अपना 85% एपीआई जो है वो चाइना से मंगाता है। तो अभी कुछ ही दिनों में चाइना से शायद कुछ विवाद हुआ तो भारत बोल रहा है कि चाइना बोल रहा है कि आपको एपीआई देना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि उसके पहले हम मोनोपोली समझना पाएंगे। मोनोपोली एकाधिकार क्या होता है, यानी बाजार की वैसी स्थिति जिसमें विक्रेता की संख्या एक हो, जिसमें विक्रेता की संख्या एक हो और उसमें क्या होता है कि विक्रेता हमेशा क्या होता है, लाभ में होता है। तो कहीं ना कहीं ये चाइना की मोनोपोली भी है कि वो जान रहा है कि भारत हम पे डिपेंड है, भारत हमसे सामान लेगा ही लेगा, इसलिए चाइना की मोनोपोली भी हो सकती है। लेकिन चाइना हमसे सामान देना नहीं छोड़ सकता। क्यों? क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। अगर भारत चाइना के हाथ से छिटक गया तो चाइना को बहुत बड़ा लॉस है। इसलिए चाइना किधर भपकी दे या कुछ भी दे, चाइना भारत के साथ कभी भी अपना व्यापारिक संबंध नहीं तोड़ेगा। तो एपीआई समझ गए, एपीआई जो दवाई उद्योग से संबंधित है, इसका फुल फॉर्म आप लोग याद कीजिएगा। ये किसी भी दवा को बनाने के लिए जिन पदार्थों की जरूरत होती है उसे एपीआई कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं ओलिगोपोली, जिसका हिंदी होता है अल्पाधिकार। मोनोपोली बाजार में एग्जाम में आपको खूब पूछता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। ओलिगोपोली अल्पाधिकार यानी बाजार की वैसी स्थिति जहां विक्रेता की संख्या 2 या 2 से अधिक हो। मोनोपोली में क्या होता है कि प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है। वहां अगर एक आदमी है, आपको कुछ भी जरूरत हो तो वो जितना दाम बोलेगा, जैसे एग्जाम में हम लोग गेस्ट पेपर लेते हैं या कुछ भी लेते हैं, तो वो जितना दाम बोलेगा आपको उतना दाम में लेना पड़ेगा, आप उसके साथ बार्गेनिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाजार में जब 2, 3, 4 दुकानदार हैं तो आप कहीं किसी पेट्रोल काउंटर पे जाके बार्गेनिंग कर सकते हैं। तो मोनोपोली की ठीक विपरीत अवस्था जो होती है वो ओलिगोपोली होती है और यहाँ पर विक्रेताओं की संख्या 2 या 2 से अधिक होती है। तो ओलिगोपोली का डिफिनेशन क्या होगा कि बाजार की वैसी स्थिति जहां विक्रेता की संख्या 2 या 2 से अधिक हो। मोनोपोली बाजार की वैसी स्थिति जहां विक्रेता की संख्या सिर्फ और सिर्फ एक हो, इसमें विक्रेता हमेशा फायदे में होता है। अब बात करते हैं क्रेता बाजार, बायर्स मार्केट। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है क्रेता बाजार और विक्रेता बाजार, बायर्स मार्केट और सेलर्स मार्केट। और आप लोग गलती भी सबसे ज्यादा यही करते हैं, पूर्ति कम मांग अधिक, मांग कम पूर्ति अधिक। जैसे सबसे पहले बात करते हैं क्रेता बाजार की, बायर्स मार्केट। बाजार की वैसी स्थिति जहां मांग कम और पूर्ति अधिक है, जहां मांग कम और पूर्ति अधिक है उसे क्रेता बाजार कहते हैं। इसमें हमेशा क्रेता फायदे में रहता है। जैसे आप एग्जांपल देख लीजिए, अभी क्या है कि बहुत सारी चीज क्या है कि मांग कम है लेकिन पूर्ति क्या है, अधिक है। जैसे फल तो बहुत सारे लोग ले भी नहीं रहे हैं, भले ही दाम, जैसे कोई भी चीज नया सीजन कोई चीज आती है तो शुरुआत में वो महंगी रहती है, चाहे आम ले लीजिए, फूल गोभी ले लीजिए, कोई भी चीज। लेकिन जब कोई चीज ठीक है बहुत ज्यादा मात्रा में गिर जाती है, शुरुआत में तो वो महंगी होती है, लेकिन जब बहुत ज्यादा मात्रा में गिर जाती है तब वो थोड़ी बहुत ज्यादा मात्रा में गिर जाती है तब उसका दाम थोड़ा सस्ता हो जाता है। जैसे आप शुरुआत में ही इमेजिन कीजिए, ठीक है, जब सुबह सब सीजन में पहला फूल गोभी गिरता है तो थोड़ा सा दाम वो महंगा होता है, लेकिन जब बाजार में फूल गोभी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो थोड़ा क्या होता है, सस्ता होता है। तो आप उसी समझ सकते हैं क्रेता बाजार, बायर्स मार्केट कि बाजार की वैसी स्थिति जहां मांग कम और पूर्ति क्या हो, अधिक हो। मांग कम हो और पूर्ति अधिक हो तो उस बाजार को बायर्स मार्केट कहते हैं। इसमें क्रेता हमेशा फायदे में रहता है, यानी खरीदने वाला हमेशा फायदे में होता है। दूसरा विक्रेता बाजार, सेलर्स मार्केट, ठीक इसके अपोजिट
कि यानी बाजार की वैसी स्थिति जहां मांग ज्यादा लेकिन पूर्ति कम हो, उसे विक्रेता बाजार कहते हैं। जैसे कोरोना का एग्जाम्पल लेते हैं। कोरोना में क्या हुआ, मास्क और सैनिटाइजर, ठीक है, कि मांग इतनी बढ़ गई कि आपको पूर्ति कम हो गई, जिसके कारण उसका दाम भी क्या हुआ, बढ़ गया। तो ठीक है, यानी विक्रेता बाजार में क्या है कि मांग आपका क्या है, ज्यादा है लेकिन पूर्ति कम है। सेलर मार्केट में, विक्रेता बाजार में हमेशा बेचने वाला क्या होता है, फायदा में रहता है, और क्रेता थोड़ा क्या होता है, नुकसान में रहता है। इसलिए आप दोनों का अच्छा से एकदम इसको कर लीजिए। क्रेता बाजार, बाजार की वैसी स्थिति जहां मांग कम और पूर्ति अधिक हो, उसे क्रेता बाजार कहते हैं। विक्रेता बाजार जहां मांग ज्यादा और पूर्ति कम हो, उसे विक्रेता बाजार कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टर्मिनोलॉजी है वो है बफर स्टॉक। बफर स्टॉक किसे कहते हैं? तो आपात स्थिति में वस्तुओं की कमी को पूरा करने के लिए उनका अधिकतम भंडारण करना ही बफर स्टॉक कहलाता है। कोई भी देश अपना बफर स्टॉक तैयार रखती है ताकि देश में जब भी कोई आपात स्थिति आए तो उससे निपटा जाए। जैसे भी कोरोना एक आपात स्थिति आई है तो सरकार जो अपने पास जितने भी बफर स्टॉक में अनाज रखे हुए वो बांट रही है, तो ये होता है बफर स्टॉक। फिर से एक बार, आपात स्थिति में वस्तुओं की कमी को पूरा करने के लिए उनका अधिकतम मात्रा में भंडारण बफर स्टॉक कहलाता है। अगला डीमेट अकाउंट। देखिए, डीमेट अकाउंट और बुल एंड बियर दोनों जो ये शब्द हैं शेयर बाजार से संबंधित है। आपके एग्जाम में ये प्रश्न बराबर आते हैं। प्रश्न आएगा डीमेट अकाउंट का संबंध किससे है, शेयर बाजार से। बुल एंड बियर का संबंध किससे है, शेयर बाजार से। अब ये होता क्या है वो समझिए। तो शेयर बाजार में बिजनेस करने के लिए जो खाता खुलाया जाता है उसे डीमेट अकाउंट कहते हैं। सिर्फ सिंपल सा, शेयर बाजार में बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए जो खाता खुलाया जाता है उसे डीमेट अकाउंट कहते हैं। अब बात करते हैं बुल और बियर। बुल और बियर यानी क्या होता है, बुल और बियर दोनों जानवर के नाम है, लेकिन दोनों शब्द जो है वो आपको शेयर बाजार से संबंधित है। बुल का अर्थ होता है तेजी और बियर का अर्थ होता है मंदी। इसी से वर्ड बना है तेजड़िया और बियर से मंदड़िया, मंदी से मंदड़िया। यानी वैसे ब्रोकर जो शेयर की बढ़ोतरी में विश्वास रखते हैं, कि जानते हैं कि इसका दाम बढ़ेगा, तो उसे बुल कहते हैं, और जो शेयर जानते हैं कि नीचे गिरेगा उसे बियर कहते हैं। तो इसी को बोला जाता है तेजी और मंदी। प्रश्न ज्यादातर यही पूछा जाता है कि बुल और बियर शब्द का संबंध किस क्षेत्र से है, तो शेयर बाजार से। और शेयर बाजार के बारे में आप सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक जरूर जानिएगा कि शेयर बाजार को भारतीय अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर कहा जाता है। सिंपल सा चीज कि भारतीय अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर किसे कहा जाता है, तो शेयर बाजार को। एग्जाम में ये बार बार प्रश्न आते हैं। अब बात करते हैं प्राइमरी गोल्ड। प्राइमरी गोल्ड, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 24 कैरेट सोना जो होता है वो कितने कैरेट का शुद्ध होता है, 24 कैरेट का। तो 24 कैरेट शुद्ध सोने को प्राइमरी गोल्ड कहते हैं। भले ही हमारा जो गहना होता है वो 24 कैरेट का ना बनता हो, कुछ ना कुछ उसमें कम ही बनता है, लेकिन ये बराबर आता है कितने कैरेट गोल्ड को प्राइमरी गोल्ड कहते हैं। तो सिंपल सा आंसर होना चाहिए 24 कैरेट शुद्ध सोने को प्राइमरी गोल्ड कहते हैं। अब बात करते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था। तो वैसी अर्थव्यवस्था जहां ना आयात हो और ना निर्यात हो, यानी ना वो किसी से देश से आयात करे ना ही निर्यात करे, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों बंद हो, तो वैसी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें भी प्रश्न बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जिस देश ना आयात करे ना निर्यात करे उसकी अर्थव्यवस्था कैसी होती है, तो वो क्लोज्ड इकोनॉमी है। लेकिन वर्तमान संदर्भ में किसी देश में क्लोज्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। अब बात करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, जिसका हिंदी होता है संतुलन स्थिर बिंदु। जिसका संतुलन स्थिर बिंदु, इसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि किसी कंपनी या फर्म की वैसी स्थिति जहां ना उसे लाभ हो और न जहां ना उसे हानि हो, उसे ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। हिंदी में बोला जाए तो संतुलन स्थिर बिंदु। फिर से, किसी कंपनी या फर्म की वैसी स्थिति जहां ना उसे लाभ हो और ना जहां उसे हानि हो, उसे ब्रेक इवन पॉइंट कहते। अब बात करते हैं रिसेशन, जिसका अर्थ होता है मंदी। रिसेशन और बूम दोनों की विपरीत अवस्था है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। कैसे बात करते हैं, जब वस्तुओं की पूर्ति की तुलना में मांग कम हो जाती है, और यह जो मांग कम होने की स्थिति धन अभाव के कारण भी हो सकती है। जैसे अभी लॉकडाउन है, बहुत सारे लोगों का रोजगार जो डेली बेसिस पे कमाते हैं मजदूर, या बहुत सारे लोग जिनका क्या है पैसा नहीं आ रहा है, वो तो अभी कुछ खरीद नहीं सकते हैं। तो जब खरीदेंगे नहीं बाजार में, तो क्या बाजार में मांग उत्पन्न होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो उसे ही कहा जाता है जब वस्तुओं की पूर्ति की तुलना में मांग कम होती है, या स्थिति धन अभाव के कारण होती है, जिसके कारण वस्तुएं नहीं बिकती है,
जब वस्तुएं बिकेंगे ही नहीं तो उसका उत्पादन भी हम लोग नहीं करेंगे, जिसका कारण बहुत सारे उद्योग बंद हो जाते हैं। तो वैसी प्रक्रिया को हम लोग रिसेशन कहते हैं। अब बात करते हैं बूम की। जैसे ही हमारा लॉकडाउन खुलेगा तो सभी लोग जिनके पास जो भी कमी है, जैसे मेरे पास अभी जब लॉकडाउन खुलेगा तो मैं सबसे पहले एक रेड मार्कर लूँगा, एक ब्लूटूथ स्पीकर लूँगा और ब्लूटूथ ये, ताकि मुझे वीडियो बनाने में और भी आसानी हो। तो ये सब चीज़ें रिसेशन, तो एक तरह से सब लोग कुछ ना कुछ अपना लेंगे तो बाजार में तुरंत क्या होगी, बूम की स्थिति उत्पन्न होगी। तो बूम किसी अर्थव्यवस्था में जब आर्थिक क्रियाओं का तेजी से विस्तार होने लगता है, ठीक है, यानी लॉकडाउन के बाद तुरंत सब लोग ज़्यादा खरीदेंगे, पैसा बाजार में ज़्यादा आएगा, तो उसे बूम की स्थिति कहते हैं, ठीक है। या रिसेशन की विपरीत अवस्था भी होती है। लेकिन कभी कभी क्या हो कि बाजार में मांग ज़्यादा आ जाए तो महंगाई भी आ सकती है। अभी उसमें बहुत सारे वर्ड हमारे पास ऐसे आएंगे, मुद्रास्फीति, अस्फीति, तो हम उस सब पर भी चर्चा करते हैं। यानी बूम किसी अर्थव्यवस्था में जब आर्थिक क्रियाओं का तेजी से विस्तार होने लगता है तो इसे बूम की स्थिति कहा जाता है, या रिसेशन की विपरीत अवस्था है। तो रिसेशन हो गया, बूम हो गया। अब बात करते हैं एक्टिव शेयर। जिन शेयरों का क्रय विक्रय प्रतिदिन शेयर बाजार में होता रहता है उसे हम लोग एक्टिव शेयर कहते हैं। जिन शेयरों का क्रय विक्रय प्रतिदिन शेयर बाजार में होता रहता है उसे हम लोग एक्टिव शेयर कहते हैं। अब बात करते हैं हिनात प्रबंधन, बहुत इंपॉर्टेंट, डेफिसिट मैनेजमेंट। इसको समझिए, डेफिसिट मैनेजमेंट क्या है? इसे घाटे का बजट भी कह सकते हैं। यानी जब सरकार का बजट घाटे का होता है तो सरकार उस घाटे के बजट को पूरा करने के लिए अतिरिक्त ऋण आरबीआई से ऋण लेती है, अतिरिक्त मुद्रा छपवाती है, ठीक है, और टैक्स भी का रेट भी बढ़ा देती है। तो सरकार द्वारा अपनाई गई ये सारी व्यवस्था ही डेफिसिट मैनेजमेंट कहलाती है, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं हिनात प्रबंधन, ठीक है। अब आगे बात करते हैं वाइट एटीएम। हम लोग पैसा निकालने के लिए जितने भी एटीएम जाते हैं तो देखते हैं कि हर एक एटीएम के पीछे उस बैंक का नाम जरूर लिखा रहता है। लेकिन अभी कुछ कंपनियां, नॉन बैंकिंग कंपनियां भी अपना एटीएम लगा रही है, जैसे टाटा, कहीं कहीं देखिएगा टाटा 1+ करके ऐसा एटीएम रहता है। तब इसका सीधा एक कॉन्सेप्ट है, नॉन बैंकिंग कंपनियों द्वारा स्थापित एटीएम वाइट एटीएम कहलाता है। नॉन बैंकिंग कंपनियों द्वारा स्थापित एटीएम वाइट एटीएम कहलाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इकोनॉमिक ग्लोसरी का और भी बहुत सारे वर्ड लाएंगे और आपके लिए इसे तैयार कर रहे हैं। लेकिन अब आप लोग आज जितने भी इकोनॉमिक ग्लोसरी बताए गए, जैसे हेलीकॉप्टर मनी क्या है, बूम क्या है, बफर स्टॉक क्या है, और जो भी आपको, वो सबको आप अच्छे से नोट्स बनाइए, उसको पढ़िए, क्योंकि यही नोट्स आपका फिर आपको एग्ज़ाम के समय काम देगा। क्योंकि ये जो समय गुजर गया तो आप लॉकडाउन के बाद पछताइएगा। कभी ये सोचिएगा कि मैंने लॉकडाउन में इतने दिन बैठ के घर में क्या किया। जब रिजल्ट सुन आएगा तो आपको बहुत ही खराब लगेगा। आप खुद ही सोचिए, जब मन से आप 2 घंटा 4 घंटा जिस दिन पढ़ लेते हैं उस दिन रात को नींद अच्छा आता है। अपने आप में से आप कह सकते हैं कि हाँ, मैंने आज कुछ अपने लिए किया, किसी के लिए किया। इसलिए मन से पढ़िए, क्योंकि आदमी मन से ही हारता है। इसलिए तो कहा गया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, और जो भी आपको प्रॉब्लम होता है उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिखे। क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हैं, ताकि आपके कमेंट में लिखे गए क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊं और उसे सॉल्व करूं। चलिए, आप लोग कोरोना से सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब पढ़ते रहिए। थैंक यू।